हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ 15 दिसंबर 2024 का सीटैट पेपर 2 साइंस का सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आप नेक्स्ट सीटैट एग्ज़ाम जो कि जुलाई के मंथ में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर सेट आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको लेटेस्ट पेपर का जो पैटर्न है उसका आइडिया लगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट कंटेंट एक साथ आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहते हैं, वो भी हैंड रिटन, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन पेड नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर 2 मैथ साइंस का कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करती हूँ। तो क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर 2 मैथ साइंस के देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके साइंस के सेक्शन के होते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे ज़रा आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि अ टीचर गिव द फॉलोइंग मटीरियल टू टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों के दो समूह को निम्नलिखित सामग्री दी। और वो सामग्री क्या दी? ग्रुप ए के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप दी। मतलब 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप आप इस तरीके से मान सकते हैं कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप 3 इस तरीके से दी, और एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट उन्हें यहाँ पे दिया, और उसके बाद सम पीसेस ऑफ बैंगल दिए, और यहाँ पे कार्डबोर्ड दिया, एक डिस्क दिया। अगर आप इन सभी आइटम को देखते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ लाइव चैप्टर अभी जब डिस्कस किया था, हम लोगों ने जुलाई के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप चाहें तो पेपर 2 मैथ साइंस की क्लासेस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप देख सकते हैं। तो 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप जब भी 3 वर्ड आ जाए तो वो हम यहाँ पे कैलिडोस्कोप के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था पेरिस्कोप नहीं होगा। पेरिस्कोप इस तरीके से होता है। पेरिस्कोप में आपके 2 यहाँ पे प्लेन मिरर लगते हैं, ना कि 3। तो 3 वाला तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके यहाँ कट गए। इसके अलावा ग्रुप बी के जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या किया, 2 समतल दर्पण दिए और एक हार्ड कार्डबोर्ड का बॉक्स दिया। तो इस तरीके से 2 समतल दर्पण जो है ये आपके किस में लगते हैं, या आपके पेरिस्कोप में लगते हैं, न्यूटन डिस्क में नहीं लगता। न्यूटन डिस्क तो इस तरीके से सीढ़ी की तरह होता है, तो ये आपका होगा नहीं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अब देखिए, क्वेश्चन की लेंथ देख के हमें लगेगा कि कितना लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है, बट अगर आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे क्लियर हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे है, जिसमें हमें बोल रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए लाभदायी भी हैं और हानिकारक भी हैं, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा यहाँ पे लाभदायी व्यवहार जो है ये यहाँ पे सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं किया जाता, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम, यानी कि फूड आइटम को प्रिजर्व करने का काम जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करते, ये दिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर चैप्टर पढ़ा होगा। अभी नई सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, पर क्लास 8th का टॉपिक है। हम लोग एंटीबायोटिक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है। तो अगर हम देखें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड को प्रिजर्व नहीं करते, फूड को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको नॉट वाला ऑप्शन यहाँ पे छांटना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसके अंदर आपसे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाना है, तो इनमें से कौन सी चीज आप यहाँ पे नहीं करेंगे।
तो एक एक करके हम ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है ग्रो डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटिवली एवरी सीजन, यानी कि अलग अलग तरीके की खेती आप हर सीजन में उगाओ, अलग अलग सीजन में उगाओ। ये ऑल्टरनेटिव जो क्रॉपिंग होती है ये अच्छा होता है, इससे उपजाऊ जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपको नॉट वाला जो है वो देखना है। इसके अलावा मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रॉप वाइल सोइंग। अब देखिए, मिनिमम डिस्टेंस आपको नहीं करना, क्रॉप के बीच में दो फसल के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल सके। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। अगला है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्यूर, यानी कि फर्टिलाइजर की जगह यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप जो उर्वरक की जगह यहाँ पे जैविक खाद का प्रयोग करिए। ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ क्रॉप को नहीं, यहाँ पे सॉइल को भी मदद करता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। नेक्स्ट है लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप। अब यहाँ पे बोल रखा है दो खेती के बीच में, खेत को आप क्या करो, दो फसलों के बीच में खेत को आप बिना बोए छोड़ दो, तो वो खुद यहाँ पे क्या करेगा, अपनी जो न्यूट्रिएंट है उसको रीगेन करेगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि जब फ्रॉग के अंदर जो यहाँ पे मेंढक होते हैं इनका आयंत्रण होता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होता है, तो इनमें कौन सा हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने आप लोगों के साथ डायरेक्ट भी पढ़ाया था यहाँ पे फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में, जो प्रीवियस सीरीज हमने की थी 2024 के लिए। नई सीरीज में तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं क्लासेस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे हार्मोन चैप्टर भी किया था, तब मैंने बताया था जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है। एक तरीके से ये एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रॉग को मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, और एक और चीज़ देखिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंस में आप लोगों से एनसीईआरटी का कंटेंट पूछा जाएगा, और कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी आपसे पूछी जाती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा मैं आपकी पेडागोजी भी यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी, और पेडागोजी के क्वेश्चन भी कई बार कंटेंट के क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर होना चाहिए कि ये आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है या पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछ रखा है, अ टीचर वाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री, एक टॉपिक यहाँ पे केमिस्ट्री का पढ़ा रही हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ लर्नर। अब यहाँ पे जो कंसेप्शन है बच्चों का, मतलब किस तरीके की धारणा है उसका पहचान अध्यापक को यहाँ पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। अब ये जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है इस पे हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं सीटेट के एग्जामिनर। साइंस की पेडागोजी के अंदर ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन यानी कि मिसकंसेप्शन जो अवधारणा होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब अगर हम एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन पढ़ें, लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि अ केमिकल बॉन्ड इज अ लाइन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में लाइन नहीं होता है, ये एक तरीके से बॉन्ड होता है जो उनके बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे शो करता है। तो ये तो मिसकंसेप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला यहाँ पे कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर। अब अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वो ब्लैक कलर का होता है, पर कार्बन का ही एक और फॉर्म होता है डायमंड, वो आपको ब्लैक कलर का नहीं दिखता। तो यानी कि इसका कलर फिक्स ब्लैक है, हम ये नहीं कह सकते। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है ऑटोट्रॉफ ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्योंकि वो सभी आपके कार्बन से बने हैं तो उनका एटॉमिक नंबर जो है, क्योंकि कार्बन ही है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगला एडिंग ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन को हम किसी रिएक्शन में ऐड करने में हम पूरे रिएक्शन को ही ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है, उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का रिडक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे आपका सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों से पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीजों के साथ।
जैसे कि जब मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस भी किया था, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल से। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे दिया था। जैसे सेल के स्ट्रक्चर को हम हनी कॉम्ब के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एनालॉजी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम कंपेयर करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे लाइजोसोम को कंपेयर करते हैं हम सुसाइडल बैग के साथ, तो इस तरीके के कंपैरिजन की बात चल रही होती है। तो हमारे साइंस के अंदर स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ इस तरीके का कंपैरिजन जहाँ पे है, आप कहोगे वहाँ पे साइंटिफिक एनालॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा, अ टीचर ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन अ न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास। टीचर ने क्या किया, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा में वाद विवाद यहाँ पे आयोजन किया। व्हाट कुड बी हर ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव, सॉरी, यहाँ पे बोल रखा है कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपको यहाँ पे पहचानना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ते हैं, जो नेगेटिव होगा उसको आपको छोड़ देना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी पे डिबेट कर रही हैं तो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इनके बीच में बच्चे को कनेक्शन समझ में आएगा, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो ये तो डेफिनेटली आपका सही होगा। जिसमें ए नहीं दे रखा उसको आप यहाँ पे काट दीजिए। अगले यहाँ पे बोल रखा है टू फेमिलराइज लर्नर विथ कंसर्न ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अब यहाँ पे बोल रखा है विथ इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत बड़े लेवल की बात है और ग्लोबल लेवल की बात है, तो ग्लोबल कंसर्न बच्चे के अंदर आए गई कि भाई अगर हम किसी जगह पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं तो वो जगह पूरी तबाह हो सकती है, तो कंसर्न की बात आएगी, तो बी भी यहाँ पे होना चाहिए। जिसमें बी नहीं है उसको भी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि टू प्रमोट स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, डिबेट हो रही है। डिबेट में बच्चे की अंदर की बात, यानी कि बच्चे के मन की बात जो है एक दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको एक तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है बच्चे को वो देना होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सी तो यहाँ पे इतना अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा अगर आप यहाँ पे डिबेट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे है टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे आप बच्चे को ये समझाओगे कि आपको साइंस का यूज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करना है। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी जो है कहीं ना कहीं हम लोगों के साइंटिफिक पर्पस में यूज भी हो रही है और ये डिस्ट्रक्शन भी करती है, यानी कि ये तबाही भी लेके आती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ए, बी और डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। जिस हिसाब से आप कहेंगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, जो हमारी कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है साइंस को लेकर, इनमें से किससे लिंक नहीं करेगी। तो मैंने आप लोगों के साथ टैग वर्ड भी डिस्कस किए थे साइंस के, और स्पेशली सभी सब्जेक्ट के ही टैग वर्ड्स होते हैं जो कि आपको कुछ क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेंगे जब आप यहाँ पे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, नॉट जैसा वर्ड आ गया तो आपको नेगेटिव वाले ऑप्शन को ही चूज करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको लॉजिकल अप्रोच से चीज़ें करानी है तो आप कहेंगे कि ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो ये भी यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगले ऑप्शन में बोल रखा following one scientific method is surely and the only way to scientific discovery। अब देखिए, ओनली वर्ड से साइंस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, और आप विज्ञान को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की डिस्कवरी के लिए कोई इकलौता मेथड बना है, हम ये कभी नहीं कहेंगे। तो नहीं, जब आपको ऑप्शन में टिक लगाना है तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा डेफिनेटली वो सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का श्योरली जो करेक्ट आंसर बोलेंगे वो बोलेंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोगों को एक पैराग्राफ दे रखा है, और ये जो पैराग्राफ है ये साइंस के किस नेचर को इलस्ट्रेट करता है ये पूछा गया है, यानी कि विज्ञान के किस प्रकृति के संबंध में ये चीज़ बात की गई है, किस चीज़ को ये चित्रित करता है ये पूछा गया है। अब जरा इस पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम है इसने साइंस के अंदर एक रिवोल्यूशन लेके आया, और इसके अंदर हमें ये पता चला कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस तरीके से यहाँ पे जो है कंजर्व रहती है।
इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिकॉल करूँ, तो बोहर्स ने ये जो बात बोली है, ये बात यहाँ पे बोहर्स के रखने से पहले कौन से साइंटिस्ट ने रखी थी? तो आप कहोगे इससे पहले यहाँ पे रदरफोर्ड ने रखी थी। रदरफोर्ड ने यहाँ पे हम लोगों को बताया कि न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में है। उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। और इनके एक्सपेरिमेंट से पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे? थॉमसन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बोहर्स आए, उन्होंने एक तरीके से इसी चीज़ को कंटिन्यू किया और साइंस में यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहा, रेवोल्यूशन होता रहा। और रेवोल्यूशनरी नेचर जो है वो आपका डेवलपमेंटल नेचर को दर्शाता है। मैंने बताया था टेंटेटिव नेचर यानी कि अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में यहाँ पे चीज़ें जो है हमें बताते चले आ रहे हैं। अब अगला यहाँ पे हम लोगों के सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पे आपका क्या यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब असर्शन हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रखा है कि साइंस अंडरगोज पैराडाइम शिफ्ट। अब साइंस के अंदर क्या होता है? साइंस के अंदर आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हम लोगों को कोई एविडेंस उस तरीके से मिले, जैसे हम लोगों ने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, फिर बोहर्स का मॉडल पढ़ा। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इसका रीजन क्या है कि एग्जिस्टिंग साइंस थियरी एंड लॉ मे बी डिस्कस्ड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। अब ऐसा हो सकता है कि जो अभी हमारे सामने जो यहाँ पे साइंटिफिक थियरी है या लॉ है, वो कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो जाते हैं जब कोई नया एविडेंस हमें मिलता है, तभी हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट की तरफ स्विच करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं और यहाँ पे आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक ही सिंपल सी बात है कि भाई साइंस जो है वो आपका यहाँ पर डेवलपमेंटल नेचर, टेंटेटिव नेचर जो है वो दर्शाता है। अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज बाय अ टीचर फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी यहाँ पे बढ़ानी है बच्चों के अंदर, तो यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास अगर बच्चे के अंदर करना है, तो एक टीचर को यहाँ पे क्या चीज़ करनी पड़ेगी, ये पूछा गया है। पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढिए और पॉजिटिव पॉइंट को ही यहाँ पे आप हाईलाइट करने की कोशिश करिए। सबसे पहले एनकरेज करना बच्चे को कि वो इंक्वायरी करे, डिस्कवरी करे, सबसे बढ़िया पॉइंट है। तो ए तो होना ही चाहिए, जिसमें ए नहीं है उसको आप काट दीजिए। यहाँ पे हाईलाइटिंग रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्स। अब अगर आप बच्चे के सामने ऐसे हाईलाइट करोगे, आपने तो सही बोला, आपने गलत बोला, तो यहाँ पे बच्चे जो है वो डीमोटिवेट होंगे, ये बहुत नेगेटिव है, ये तो नहीं करना है। तो जिसमें बी है उसको आप काट सकते हैं इस तरीके से। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डू टास्क विदाउट एनी फेयर ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि आपका मूल्यांकन किस तरीके से होगा, उसके भय को मुक्त होकर आपको किसी भी कार्य को करना चाहिए। आपका रिजल्ट जो मर्जी रहे, आपको एटलीस्ट यहाँ पे क्या करना चाहिए? अपना यहाँ पे एफर्ट लगाने चाहिए ताकि आप उस चीज़ को के बारे में सीख सके। बहुत अच्छा पॉइंट है, ANC होना चाहिए। अब जब क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, जरूरी नहीं कि आपने ये चीज़ पढ़ी हो, रटी हो। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर्स यहाँ पे दे पाएंगे। अगला, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू फाइट राइट आंसर्स टू ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। सिर्फ राइट आंसर ढूंढने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो ANC यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसके हिसाब से फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? ड्यूरिंग अ साइंस क्लास, एक साइंस क्लास के दौरान अ टीचर शेयर with her learner the credit for the invention of electric bulb is usually given to Thomson। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ बता रखा है कि यहाँ साइंस की क्लास के दौरान एक टीचर ने बताया लर्नर्स को कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका इन्वेंशन जो है वो थॉमसन एडिसन को जाता है। और इससे पहले भी कई लोगों ने इस चीज़ पे काम किया, पर वो अपने फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे टीचर जो है साइंस के किस नेचर को रिमार्क कर रही है। अब यहाँ पे जो टर्म्स है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म वर्ड का मतलब होता है डाउट क्रिएट करना। अब देखिए डाउट मतलब जब आपके माइंड में कोई डाउट आएगा तभी आप यहाँ पे उस डाउट को क्लियर करोगे। बट यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो साइंस जो है इसमें यहाँ पे डाउट की बात जो है एग्जैक्टली इस पैराग्राफ के अंदर नहीं की गई, तो डी नहीं होना चाहिए।
जिसमें डी दे रखा है, आप उस ऑप्शन को यहाँ पे काट सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब साइंस का लिंक यहाँ पे मैथ्स के साथ भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ भी है, बिल्कुल सही है, बट इस पैराग्राफ के साथ ये सही नहीं जाता। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे थॉमसन एडिसन से पहले भी कई साइंटिस्ट ने इस चीज के ऊपर काम किया, तो ये एक कलेक्टिव वर्क हो सकता है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ साइंस जो है ये डायनेमिक है, मतलब इसका एक तरीके से कोई एक फिक्स एरिया नहीं है, इसमें आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप सही जगह तक पहुंच। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, जिसमें बी एंड सी हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, वाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। अब ये जो मॉडलिंग होता है, इस टर्म का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ जब साइंस के पेडागोजी के छोटे छोटे सेशन लिए थे, मैंने आप लोगों को बताया था मॉडलिंग का मतलब मॉडल बनाना नहीं है। मॉडलिंग वर्ड का मतलब है रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करना। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो कुछ कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन तो आपने देखते साथ क्लिक कर लिया होगा कि ये सही है। तो जहाँ पे रियल सिस्टम रियल वर्ड आ जाए ना, वहाँ पे मॉडलिंग की बात यहाँ पे की गई है। मतलब साइंस के अंदर जो मॉडलिंग वर्ड है वो मॉडल्स के साथ कनेक्ट नहीं किया। मॉडलिंग मतलब आप उसे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो। तो ऐसे क्वेश्चंस का तो मैं कहूँगी आप बिना ऑप्शन पढ़े भी आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते थे। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, प्लस एक वो जो एनालॉजी वाला क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे इनमें से कौन सा एनालॉजी का एग्जाम्पल है, या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने डायरेक्ट यही एग्जाम्पल लेके आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, एक टीचर जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है और स्टूडेंट जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं S1 एंड S2। S1 क्या है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक सपोर्टर है यहाँ पे कंबशन का। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऑक्सीजन इज अ नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल गैस। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो दोनों के दोनों चीजों को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख नहीं सकते। ऑब्जर्वेशन वो होता है जो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने पढ़ा जरूर है कि ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, पर आप देख के कैसे बता रहे हो कि ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, आपने नहीं देखा। इसके अलावा नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल गैस है, अब कंप्रेस करते हुए हम देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, उसके अंदर जब वो चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि गैस इसके अंदर जा रही है या गैस इसके अंदर नहीं जा रही। बट ऑब्जर्वेशन होता है जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने हो रहा है, जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि कोई कलर में चेंज आ रहा है, कोई फ्यूम निकल रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये चीज ऑब्जर्वेशन है। बट उसके बाद जो आप रखते हैं वो होते हैं दोनों इन्फरेंस। तो यहाँ पर S1 और S2 दोनों क्या है, आपके इन्फरेंस यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के साथ जब अभी यहाँ पे सेशन लिया है प्रेशर वाले चैप्टर का, तो ऑलरेडी मैंने ये यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्ची है, उसके पास एक बॉटल है, बॉटल बेस में वो क्या कर रही है, होल कर रही है, इसमें पानी भरा हुआ है और होल करते साथ अपना अंगूठा जो है उसके ऊपर लगा दे रही है। इसके बाद उसने क्या किया, उसको अच्छी तरीके से प्रेस करे रखा, उसके अंदर पानी भरा, और पानी भरने के बाद उसके जो होल था उसमें से अपना अंगूठा जो है ये यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब वो अंगूठा हटा देगी तो क्या उसमें से पानी निकलेगा उस होल में से। तो सबसे पहले तो आपका आंसर क्या होगा कि पानी जो है होल में से नहीं निकलेगा। पानी होल में से निकलेगा जिसमें दे रखा है उस ऑप्शन को यहाँ पे आप काट सकते हैं। पानी इसमें से नहीं निकलेगा, क्यों क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक मतलब एयर प्रेशर जो है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लगता है। और आपको पता है अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूं तो एयर प्रेशर अंदर कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर ज़्यादा। और एयर प्रेशर जो है वो हाई से लो जाता है। अगर हाई से लो जाता है तो एयर प्रेशर बॉटल की तरफ लगेगा, और बॉटल की तरफ, बॉटल से पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और एयर प्रेशर लग रहा है बॉटल की तरफ, तो वो बॉटल की तरफ धक्का देगा। तो जिसकी वजह से ये जो पानी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था एयर प्रेशर की वजह से नहीं निकल पाएगा। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे कि बाहर का जो एयर प्रेशर है, अंदर का प्रेशर यहाँ पे क्या है, बाहर के प्रेशर से हम यहाँ पे कहेंगे कम है।
तो दोनों ऑप्शन को पढ़ते हैं। बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज लेस देन द आउटसाइड। प्रेशर जो है आपका अंदर का जो है वो बाहर से कम है, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाहर से धक्का लगने की वजह से पानी जो है बेचारा अंदर ही रह जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैकलाइट क्या है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो प्लास्टिक वाला टॉपिक है वो पढ़ा होगा तो आप लोगों को इजीली पता होगा। बैकलाइट यहाँ पे जो होता है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन को आप यहाँ पे काट सकते हैं। ये किस चीज में काम आता है? बैकलाइट जो है ये आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में काम आता है। और साथ ही साथ पीवीसी क्या है? पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। दोनों में फर्क क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है एक बार आपने हीट करके शेप बना दिया तो वो मोल्ड नहीं हो सकता, थर्मोप्लास्टिक मोल्ड हो सकता है। और पीवीसी जो है वो कंटेनर वगैरह काम बनाने में काम आता है, बॉटल्स वगैरह बनाने में। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे बोल रखा है कि एन ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस एक्स रिएक्ट विद वाटर, यानी कि एक्स के ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये इसने वाई बनाया। और वाई जो है ये आपका जब जेड के साथ रिएक्ट करता है तो वाई जो है वो आपका जेड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे बोल रखा है वाई रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाई जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जेड बनाता है, ये बोल रखा है। ये देखा गया है कि ये जो वाई है ये आपका ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। ब्लू लिटमस को रेड आपका कौन किसके ऑक्साइड करेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लू लिटमस को रेड करता है आपका एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जो है ये काम करते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, मेटल या नॉन मेटल? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा जो आपके नॉन मेटल होते हैं। तो इस हिसाब से मेटल वाले ऑप्शन दोनों यहाँ पे कट गए। इसके अलावा क्योंकि ये जो वाई है वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, तो ये क्या है, ये आपका एसिड है। दोनों में ये दे रखा है। और अगर हम देखें ये अगर एसिड है तो जो आपका यहाँ पे एसिड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जो जेड बनाएगा ये भी कैसा होगा नेचर में, ये भी एसिडिक होगा। इसका नेचर एकदम से थोड़ी बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो इसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड के अंदर अगर इसमें डाला जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक चीज अच्छे से नोटिस करना, कभी भी क्लोरीन हो और दूसरी जगह सोडियम हो तो वो हमेशा कोशिश करेंगे भैया वो NaCl बन जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन है ये बेचारा अकेले रह जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे नो रिएक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो है एक दूसरे को एक तरीके से अट्रैक्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पे फॉर्म होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में दोबारा भी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज नॉट करेक्ट। जोन जो होते हैं कैंडल फ्लेम के, इनर आउटर जो जोन होते हैं उनके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दे रखा है, ये पूछ रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को पहला ऑप्शन दे रखा है कि येलो पार्ट जो है इसका पार्शियल कंबशन होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं होगा। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि जो इनर मोस्ट जोन है ये आपके बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता और ये अनबर्न वैक्स होता है, बिल्कुल सही है। या आप मैजिक भी करके दिखाते हो, कैंडल अगर जल रही है तो उसके सबसे इनर मोस्ट जोन से अगर आप हाथ निकाल के ले जाओगे आपका हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि वो पार्ट जलता ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द जोन ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है वो कंप्लीट कंबशन करता है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है कि जो टेम्परेचर होता है मिडिल जोन का और नॉन ल्यूमिनस पार्ट का सेम होता है। देखिए तीन अब अलग अलग पार्ट होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट जोन, एक इनर मोस्ट और एक मिडिल। तो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। तो सेम होने की लिखने की वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है जब हम लोग हीट चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ थर्मस फ्लास्क। अब ये जो थर्मस फ्लास्क है इसे हम वैक्यूम पंप के नाम से यहाँ पे जानते हैं, वैक्यूम पंप के नाम से भी जानते हैं। इसमें यहाँ पे इनर और आउटर लेयर जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे पूछ रखा है। उसका मीडियम कैसा होता है, यानी कि एयर होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये मीडियम पूछ रखा है। सबसे पहले तो ये आपका वैक्यूम होता है और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यहाँ पे जो लॉस ऑफ हीट होता है उसको प्रिवेंट करता है। सिंपल सी बात है कि आपका थर्मस फ्लास्क कर क्या रहा है कि गर्म अगर आप पानी डालोगे तो वो गर्म रहेगा, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ लॉस ऑफ हीट को ये प्रिवेंट करता है। यहाँ पे जो कंडक्शन और कन्वेक्शन होने की वजह से जो हीट लॉस होती है उसको प्रिवेंट करे रखता है, जिसकी वजह से पानी जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कवर कर दिया है। एक अलग से सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब आप कॉपर का प्योरिफिकेशन करते हैं तो कॉपर का प्योरिफिकेशन करते हुए एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है आपका इम्प्योर कॉपर, प्योर आपका नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, कार्बन तो होता ही नहीं है। इसके अलावा कैथोड पे होता है आपका क्या, प्योर कॉपर होता है, ये दोनों ऑप्शन में दे रखा है। और जो सोल्यूशन आप लेते हैं, क्योंकि कॉपर को आप यहाँ पे प्योरीफाई कर रहे हैं तो आप वाटर नहीं लेंगे, आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लेते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों के साथ किस चैप्टर में कवर करा है, ये मैंने लाइट चैप्टर में कवर किया, जिसमें हम लोगों ने लाइट का जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक था उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर यहाँ पे दो मीडियम दे रखे हैं एक्स और वाई, यहाँ पे बोल रखा है अगर एक रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रही है, वो अपनी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपका अगर इंक्रीज कर रही है तो इसके फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रखा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पर अगर यहाँ पे लाइट की स्पीड बदल रही हो चाहे नहीं बदल रही हो, कोई आपका चेंज नहीं होता, तो ये हमेशा फ्रीक्वेंसी लाइट की सेम रहती है, चाहे मीडियम बदले चाहे ना बदले। इसके अलावा अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमेशा आपका डिपेंड करता है स्पीड की लाइट पे, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो वेवलेंथ जो है अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट केस में भी क्या होगी, सेम होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ए जो है वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो नो चेंज यहाँ पे होना चाहिए, नो चेंज इन दोनों में नहीं दे रखा। बी क्या होगा, बी जो है वो आपका इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम एक्स की क्या है, अगर ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर एक प्रोसेस की बात की गई है, द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेड वेजिटेशन को इज कन्वर्टेड टू फॉसिल ए एट बी प्रेशर एंड सी टेम्परेचर इज कॉल्ड डी। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका जो कोल एंड पेट्रोलियम है उस चैप्टर की बात की गई है, और जो कोल को यहाँ पे एक तरीके से फ्यूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसकी यहाँ पे बात की गई है। और इसमें हम ऑक्सीडेशन नहीं करते, इसको हम कार्बनेशन के नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीडेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। इसके अलावा ये किसके अंदर किया जाता है, ये आपका कोल को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, कोल, यानी कि कोल से फॉसल फ्यूल आप बना रहे हो, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका हाई होगा, टेम्परेचर भी आपका हाई होगा, और कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण इस प्रोसेस का नाम बोला जाता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स विद वाटर एंड टर्न द पीएच येलोइश ऑरेंज, तो उसका पीएच कैसा हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नाउ चेंज द कलर ऑफ पीएच
टू ब्लूइश। अब ब्लूइश अगर बनाना है, ब्लूइश का मतलब क्या है, बेस आपको बनाना है। बेस बनाने के लिए आप एसिड तो डाल नहीं सकते, कॉमन सॉल्ट से तो कोई चेंज होगा नहीं। विनेगर एसिडिक होता है, तो आपको अगर ब्लूइश बनाना है यानी कि बेसिक बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे वो फिर से ब्लूइश हो जाए। तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और ये आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पे बोल रखा है जो आपके घर में फ्यूज वायर होती है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है। उसका रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए हाई होता है ना कि लो। इसके अलावा फ्यूज वायर जो होता है ये हमेशा आपका थिन होता है ना कि थिक। इसके अलावा अगर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि एक सेफ्टी डिवाइस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। तो इस तरीके से अगर आपको चीज़ों का सीक्वेंस पता है तो आप यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। अब अगला यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन बोल रखा है जिसके अंदर बोल रखा है कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो इसके लिए आप क्या क्या स्टेप यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर से जो आप नाइट्रोजन है उसको आप यहाँ पे फिक्स करेंगे यानी कि कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ताकि वो आप कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सके। तो डी सबसे पहले होना चाहिए। डी के बाद क्या होगा, डी के बाद आप क्या करेंगे, इसे आप कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट के रूट्स तक लेके जाएंगे, पौधों की जड़ों तक उसके बाद लेके जाएंगे। तो डी के बाद होगा यहाँ पे ए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, अदर कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे। उसके बाद प्लांट का जो वेस्ट होगा या फिर एनिमल जो उसे खा लेंगे उससे वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दोबारा वो एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से यहाँ पे देखें, आपने इवेपोरेशन टॉपिक पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि वाष्पीकरण किस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे इवेपोरेशन के जो रेट होते हैं, इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उन पे ही क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोल रखा है विच मंथ विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण कौन से महीने में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए वाष्पीकरण ज्यादा हो इसके लिए सबसे पहले तापमान ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। विंड स्पीड क्या होनी चाहिए, विंड स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, विंड स्पीड भी यहाँ पे ज्यादा है। ह्यूमिडिटी जो आपकी आर्द्रता होती है ये क्या क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कम। देखिए सबसे कम इसमें है। तो सबसे कौन सा महीना जो है ऐसा यहाँ पे अगर हम वेदर चार्ट में देखें जिसमें यहाँ पे इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे बी। अब आप कहेंगे इस पेपर के क्वेश्चन देख के कि बहुत टफ है, तो अगर आप चीज़ों को लॉजिकली यहाँ पे सॉल्व करें तो इतना टफ नहीं था। अब आप देखें टाइम के साथ तो पेपर आपका टफ आएगा ही आएगा, आपको अपने लॉजिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है, ये यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन पढ़े। तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि एम्ब्रियो इज फॉर्म बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले आपके जो यहाँ पे एम्ब्रियो है वो थोड़ी बनेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है सीडलिंग आर फॉर्म आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद सीड्स बनते हैं एंड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले सीड्स आपके नहीं बनते। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के यहाँ पे बाद बनते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एम्ब्रियो जो होता है ये आपका पॉलिनेशन के बाद बनते हैं और सीड बनने के बाद बनते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा, ये क्या करेक्ट होगा कि सीड्स जो होते हैं ये आपके फॉर्म होते हैं पॉलिनेशन के बाद, और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है इसके बाद सीड्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ अगर हम एक एक ऑप्शन को पढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द ब्रेन, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन, अभी मैंने बताया कि ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पेनक्रियाज एंड एड्रेनल आर एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों हार्मोन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थ्रू डक्ट, ये डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं, ना कि डक्ट इनमें होता है, ये डायरेक्ट ब्लड में अपने हार्मोन को ये रिलीज करते हैं और टारगेट जगह पे ये पहुंचाया जाता है। तो ये आपको गलत दे रखा है, इस हिसाब से फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट वाला ऑप्शन आपको ढूंढना था। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। आई होप आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।